हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री, जिसमें आज आप पढ़ रहे हो लेक्चर 1। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन एंट्री। इस चैप्टर को हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन एंट्री, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ओके, द चैप्टर का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जिसे आप 4 लेक्चर्स में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर 2 की तरफ जाएंगे। इसमें क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्रीज के वीडियोस को देखने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व more than 90% of the questions regarding modern history of any examinations. Mark my word, you will be able to solve more than 90% of the question of any examinations, and this videos will also make a base for you for UPSC. Getting the point? तो इसलिए बेफिक्र होकर इसे पढ़िए। उसके बाद आप इस वीडियोस को पढ़ने के बाद, इस वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो लूसेंट हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो आप, यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दैट। गेटिंग द पॉइंट? इस हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे थीमेटिकली, और इसमें जो डेट्स है उसको याद करना है आपको। उसके साथ साथ आपको यह समझना है कि क्रोनोलॉजी कैसे चलती है। समझ में आ रहा है? यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स ऑफ द हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? अगर कोई वॉर हुआ है तो वहां पे चेंज होगा, चेंज हुआ है तो वॉर होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसी वाली चीजों को आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप गए, याद कर लिए डेट्स और रिपीटेड टाइम से याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा। इट्स नॉट अबाउट दैट। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं यहां से हिस्ट्री में। बात है 1191 की। कब की बात है? 1191 एडी, मतलब 1191 में तराइन की युद्ध होती है। कौन लड़ता है? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें हार किसकी हो जाती है? हार हो जाती है मोहम्मद गोरी की। उसके बाद फिर से एक साल बाद 1192 में कौन युद्ध लड़ता है? फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होती है। फिर से तराइन की युद्ध होती है। उसमें जीत जाता है कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है, उसके बाद वो भारत में अपना एक स्लेव छोड़ के जाता है। उस स्लेव का नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि वहां पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, तो 1191 में जब वो छोड़ के गया था, तो मोहम्मद गोरी जब वो छोड़ के गया था 1192 में, तो 1206 में ये देखो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो याद रखना कि 1192 से जब ये छोड़ के गया था मोहम्मद गोरी, 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है। सॉरी, अब देखो होता क्या है, 1526 में चेंज क्या हो जाता है? 1526 में 1526 में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनत राज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें से आखिरी सल्तनत होता है लोधी डायनेस्टी। ये देख रहे हो, ये हमारा लोधी डायनेस्टी। दिल्ली में लोधी डायनेस्टी हमारा शासन कर रहा होता है। जब ये लोधी डायनेस्टी शासन कर रहा होता है, उस समय आता है बाबर। ठीक है, BABU, बाबर आता है। और बाबर कैनन्स ने क्या आता है, याद होगा आपको। तो बाबर आता है और 1526 में एडवेंट कर देता है और लोधी डायनेस्टी को खत्म कर देता है और एक नया एम्पायर की स्थापना करता है। इसका नाम रहता है मुगल एम्पायर। समझो, तो 1526 से लेके 1707 तक मुगल एम्पायर प्रोस्परस रूप से बढ़ रहा होता है आगे। ठीक है, कब की बात है? 1526 से लेके 1707 तक। अब हो क्या जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लेटर मुगल्स पावर पे आते हैं। ठीक है, लेटर मुगल्स विल कम टू पावर। अब देखो, वो होते तो मुगल्स है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो सत्ता चला सके या फिर डायनेस्टी को रन कर सके। ठीक है, इसलिए उसी समय क्या होता है कि राइज ऑफ मराठास होना स्टार्ट हो जाता है। मराठा जो थे उस समय, जो साउथ में मराठास रहा करते थे। ठीक है, इस वाले एरिया में, यहां पे जो है, इस वाले एरिया से मराठा दिल्ली तक चले आते हैं। ठीक है, यहां दिल्ली तक चले आते हैं। आपको मैप पर्सपेक्टिव से ही पढ़ते रहना है। तो मराठास की वो राइज हो जाता है। अब समझो, जब ये चीजें चल रही थी, उस समय क्या होता है, आपको याद होगा कि 1192 में कौन आया था? 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के यहां पे रह गया था। कौन छोड़ के गया था? मोहम्मद गोरी। तो 1526 तक में कौन आया था? बाबर आया था। अब आप समझने की कोशिश करो कि 1526 में बाबर आया था, उससे पहले पोर्चुगीज आ चुके थे। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि यूरोपियंस हैव एंटर्ड टू इंडिया इवन बिफोर द एंट्रेंस ऑफ द मुगल्स। मुगल के आने से पहले भी पोर्चुगीज आ चुके हैं, मतलब यूरोपियंस आ चुके हैं।
आप समझ रहे हो इस चीज को कि जब मुगल आए थे, जब बाबर आया था, मुगल कब आया 1526 में बाबर आया था उस समय, और मुगल के आने से पहले भी यूरोपियंस आ चुके हैं। यूरोपियंस के रूप में कौन उस समय आता है? पोर्चुगीज आता है। अब समझो, इसके अलावा और डच भी आ चुके होते हैं, डच आ जाते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश आता है 1608 में, ठीक है। तो जब 1707 से 1761 तक जब मराठास का राइज हो रहा होता है ना, या फिर मुगल्स के लेटर मुगल से पावर में रहते हैं, उस समय तक वो आपस में लड़ रहे होते हैं। अब कौन लड़ रहे होते हैं? जो डिफरेंट यूरोपियंस है ना, यूरोपियंस है, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। किस लिए लड़ रहे होते हैं? कि उनका कहना था कि मैं यहां पे ट्रेड में सुप्रीमेसी स्थापित करूंगा, मतलब ट्रेड में मोनोपोली मेरी होगी। इंग्लिश कह रहे थे, फ्रेंच कह रहे थे मेरी मोनोपोली होगी, पोर्चुगीज कह रहे थे मेरी मोनोपोली होगी। इसलिए वो ट्राई पार्टी स्ट्रगल कर रहे थे। कौन? यूरोपियंस। ये सब साथ साथ चल रहा है। इसलिए आपको ये समझना है कि जब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था, मराठा का राइज हो रहा था, उस समय यूरोपियंस आपस में स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे ही मराठास का राइज हो जाता है, फिर उसके बाद उस मराठा को खत्म किया जाता है किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो 1761 से 1857 तक ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया चलता है। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया चलता है, मतलब ब्रिटिश जो है उस समय यूरोपियंस को भी खत्म करेगा, ब्रिटिश जो है उस समय फ्यूडल स्टेट्स को भी खत्म करेगा, जो कि वहां पे राजा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। मैं समझाऊंगा आपको। अब आप बस ये समझिए कि थीमेटिकली चल क्या रहा है। उसके बाद देखो 1857 की बात है, जब ब्रिटिश इंडिया कंक्वेस्ट हो चुका है। उसके बाद 1857 से 1900 तक ढेर सारे रिवॉल्ट्स होते हैं। किसान विद्रोह होता है, मजदूर विद्रोह होता है, नील के लिए अलग अलग बहुत सारे विद्रोह होते हैं, रिवॉल्ट्स। उस समय इनलाइटलमेंट आता है। इनलाइटलमेंट इन द सेंस क्या है कि बहुत सारे इंडियन पीपल जो थे, उन्हें समझ में आता है कि ब्रिटिश करना क्या चाहते हैं उनके साथ। समझ में आ रहा है? तो 1900 तक ये इसके सीन चलता है। 1900 के बाद टिल हमें जब तक आजादी मिल गई, उस समय चलता है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में हम देखेंगे कि हमने प्रेस का विकास किया था। उसके फ्रीडम में बहुत सारे लोग जेल गए थे, किस किस की मृत्यु हुई थी, खुदीराम बोस के साथ क्या हुआ था, मतलब इनके साथ देखेंगे, भगत सिंह के साथ देखेंगे क्या हुआ था, बहुत सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ क्या हुआ था वो हम देखेंगे सीन। 1947 में जब आजादी हमें मिल गई, तो उसके बाद पावर किसके हाथ में चला गया? वी द पीपल के हाथ में। तो आज 2023 में भी हम देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली कॉन्स्टिट्यूट टू इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहां पे। अब देखो होता क्या है, इस समय 1526 से 1707 तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर चल रहा था। किसका एस्टेब्लिशमेंट चल रहा था? मुगल एम्पायर का। जैसे ही लेटर मुगल्स आते हैं 1707 के बाद, 1707 में क्या हुआ था याद होगा तो? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद वो फ्यूडल स्टेट्स में बट गए। मतलब जो भारत का नक्शा है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे मैसूर अलग बढ़ जाएगा, ठीक है, हैदराबाद अलग बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ बंगाल अलग बढ़ जाएगा, अवध अलग अपना बढ़ जाएगा। तो फ्यूडल स्टेट्स में बट गए थे, जबकि ये सारे हुआ करते थे किसके अंदर? ये सारे हुआ करते थे मुगल एम्पायर के अंदर। उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश कंक्वेस्ट होगा, ब्रिटिश जैसे ही पूरे भारत पर शासन करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा इंडिया में। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन द सेंस कि पीपल ऑफ नॉर्थ विल बी एबल टू कनेक्ट टू द पीपल ऑफ साउथ। जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो चुका था, वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा, और ये थ्योरी देगा वन नेशन की, ठीक है, वन नेशन की। इसलिए हमारा नेशनलिज्म यहां पे उभर के सामने आएगा, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। ये आपको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ थीमेटिकली। इन सभी चीजों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1192 की बात है, मोहम्मद गोरी छोड़ के चलाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहां पे? दिल्ली में। 1206 में क्या करता है, ठीक है, 1206 में क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। उसके बाद कुल मिला के 5 डायनेस्टीज पावर पे आते हैं, टोटल 05 डायनेस्टी। जब आखिरी डायनेस्टी चल रहा होता है, इसी के शासनकाल में क्या होता है, जब 5 डायनेस्टीज चल रहे होते हैं, उसी समय समवेयर इन 1498 में क्या होता है कि यूरोप से एक इंसान आता है, इसका नाम रहता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है 1498 में, जब लोधी डायनेस्टी चल रहा होता है। उसी समय लोधी डायनेस्टी के शासन काल में ही 1526 में कौन आता है? बाबर आता है, और इब्राहिम लोधी को खत्म करके क्या स्थापना करता है? अपना मुगल एम्पायर का। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, वो 2 फेज में पढ़ाऊंगा। कैसे? एक तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया सॉरी, एक तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया जो चलेगा 1757 से 1857 तक,
1757 में क्या होता है, प्लासी की युद्ध होती है, ठीक है, फर्स्ट युद्ध जो कि भारत के खिलाफ जीत जाता है वो अपना ब्रिटिश। और 1857 में जो क्रांति होती है, द ग्रेट सिपोई म्यूटिनी जिसे बोलते हैं हम, इसको देखोगे आप। दूसरा ये देखोगे कि इंडियन रिएक्शन, मतलब भारतीयों ने क्या उसका रिएक्शन दिया, वो देखोगे 1857 से 1947 तक, ये दो पार्ट्स में पढ़ोगे। अब ये करता कैसे है, EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कंक्वेस्ट करता है, तो जितने भी पोर्चुगीज है ना, डच है ना, फ्रेंच है ना, इंक्लूडिंग मुगल्स, सभी को र्यून कर देता है, खत्म कर देता है। अब ये खत्म कैसे करता है इसे हम थीमेटिकली समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी को खत्म कर देता है, पोर्चुगीज को, डच को, फ्रेंच को, मुगल्स को, जितने प्रिंसली स्टेट्स होते हैं सभी को ये खत्म कैसे करता है, इसको हम थीमेटिकली समझते हैं। देखो, पोर्चुगीज आए थे 1498 में, ठीक है, यहां पे बैठा हुआ है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। समझो होता क्या है, ये दोनों को खत्म करता है, एक तो यूरोपियंस को, दूसरे प्रिंसली स्टेट्स को। 1498 में आए थे पोर्चुगीज, उसको 1612 में खत्म कर देता है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर डच आए थे 1605 में, इसे खत्म कर देता है 1759 में कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी खुद आता है 1608 में, ठीक है, ये तो खत्म कर रहा होता है सबको। फिर फ्रेंच आते हैं 1668 में, इसे भी खत्म कर देता है 1760 में। इसके अलावा जो डेन्स आते हैं, बेल्जियंस आते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं और ना ही कभी इस एग्जाम में पूछता है, ना ही ब्रिटिश कंक्वेस्ट का ये कोई पार्ट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि यूरोपियंस को कैसे खत्म कर रहा है। अब चलता है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में आपके लेटर मुगल्स आते हैं। लेटर मुगल्स मतलब कब का, 1707 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट इवेंट, औरंगजेब की मृत्यु। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो भी आएंगे वो सारे लेटर मुगल्स होंगे, इसको खत्म करता है। फिर डेक्कन को खत्म करता है। डेक्कन कहां था, तो ये देखो, ये जो विजयनगर अंपायर है ना, तो विजयनगर अंपायर के आसपास वाले इलाके में डेक्कन का शासन चला करता है। इसके बाद आता है अवध, अवध को खत्म करेगा। फिर सिख को खत्म करेगा रंजीत सिंह के बाद, मैसूर को खत्म करेगा जो हमारा टीपू सुल्तान है उसको, फिर मराठास को खत्म करेगा, ठीक है, मराठास का राइज हो रहा था, मराठास यहां से दिल्ली तक जो चले आते हैं इन सबको, मराठास को भी खत्म कर देगा कौन, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंप्लीट एक कॉन्स्पिरेसी थी ताकि वो पूरे इंडिया को जीत सके। इट वॉज अ कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी फॉर कंक्वेस्टिंग होल ऑफ द इंडिया। कंक्वेस्टिंग मतलब होता है विजय पाना, ठीक है, विजय पाना होता है। अब समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंक्वेस्ट को समझने के लिए हमें क्या क्या समझना होगा। पहला चीज तो ये कि यूरोपियंस भारत में आए थे, कैसे आए थे। सेकेंड थिंग कि ये क्यों आए थे। और थर्ड थिंग इज दैट कि ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन जब चल रहा था पूरे भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में, और उस समय कॉलोनाइजेशन का फेज था। कॉलोनाइजेशन आपको पता होगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या है कॉलोनाइजेशन। तो ये चीजों को आपको समझना है, तो आपको पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहां पे कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी से कंक्वेस्ट करती है पूरे इंडिया को, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, जब भारत में पोर्चुगीज आए थे, तो क्या हाल था। यहां पे पोर्चुगीज आए थे 21 में 1498 को। ये कौन सा इलाका है, ये हमारा कालीकट का इलाका। ये पोर्चुगीज कौन आता है, वास्को डी गामा। तो उस समय भारत का स्थिति क्या होता है, ये देखो, ये है विजयनगर साम्राज्य, इसके आसपास दक्कनी सल्तनत रूल कर रहे होते हैं। ये है नॉर्थ में लोधी डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर रूल कर रहा होता है, और उसके आसपास वाले इलाकों पे कौन, राजपूत राजवंश कुछ रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये उस समय तक का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, मतलब पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं थे लोग, ठीक है। ये अलग शासन चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड थे, यहां पे टोटली यूनिफिकेशन नहीं था, जिसकी वजह से यूरोपियंस को एक मौका मिल गया कि वो भारत के अंदर आ सके, ठीक है। तो ये था उस समय भारत की कंडीशन जब यूरोपियंस आते हैं, मतलब जब वास्को डी गामा आता है 21 में 1498 को, डेट याद रखिएगा 21 में 1498। अब देखो होता क्या है आगे, क्यों आते हैं यूरोपियंस। आपने देखा कि यूरोपियंस आते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन अब यह है कि क्यों आते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में या फिर मेडिवल टाइम में, दोनों में लैंड रूट से व्यापार किया करते थे यूरोपियंस यहां से, ठीक है। ये देखोगे आप, तो लैंड रूट से यहां पे व्यापार किया करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जब पोर्चुगीज जो थे ना, यहां पे पोर्चुगीज, उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी लैंड रूट से व्यापार करेंगे, तुम्हारे यहां से, तो उन्होंने मना कर दिया। टर्किश पीपल क्या कहते हैं, देखो यहां पे इट इज समवेयर ओवर टर्की, ये मैप में देख रहे हो आप, ये टर्की वाला इलाका है। टर्किश पीपल ने क्या किया कि ये लैंड रूट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उन्होंने ये लैंड रूट ब्लॉक कर दिया, कहा कि नहीं भाई, तुम्हें मैं यहां पे व्यापार नहीं करने दूंगा।
अब ये क्यों नहीं करने देगा व्यापार, इसकी बैकग्राउंड क्या है सो समझो। तुर्की बैकग्राउंड उसका समझना है आपको कि तुर्की ने रोड ब्लॉक क्यों कर दिया। आपको समझ में आया ना कि कैसे होता है कि पहले एंशिएंट में और मेडिवल एरा में यूरोप से लोग आते थे इंडिया में व्यापार करने के लिए लैंड रूट से, लेकिन पोर्चुगीज जब बोला कि भाई हम भी आते हैं व्यापार करने के लिए, हमें भी जाने दिया जाए, तो टर्की, इट इज समवेयर ओवर हियर, इस वाले इलाके में है, तो टर्की ने क्या किया, तुर्की ने क्या किया कि लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे इस लैंड रूट से। अब प्रश्न ये आता है कि इन्होंने ब्लॉक क्यों कर दिया। अब ब्लॉक करने के पीछे दो कारण था। आपको मैं ले चलता हूं 10th to 14th सेंचुरी के, क्या होता है उस समय। 10th to 14th सेंचुरी में क्या था कि यूरोप और एशिया वाले रीजन में, ये देखो, ये जो यूरोप और एशिया वाले रीजन में, इट इज समवेयर ओवर हियर, जेरूसलम नाम का एक जगह था। अब जेरूसलम में क्या था कि एक वॉर होता है जेरूसलम को लेके, जेरूसलम को लेके एक होली वॉर होता है। इस होली वॉर का नाम था क्रूसेड। जेरूसलम को लेके एक वॉर होता है जिसमें कौन कौन लड़ रहे होते हैं, क्रिश्चियनिटी लड़ रहे होते हैं, अरबियन लड़ रहे होते हैं और ये जूस लड़ रहे होते हैं। ठीक है, ये तीनों ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रहा होता है। इसमें जीत हो जाती है किसकी, क्रिश्चियनिटी की, मतलब यूरोपियंस की जीत हो जाती है। अब यूरोपियंस जो है वो अपने आप को कुछ सालों तक स्टेबल कर लेते हैं, और वो करते क्या है, स्टेबल करने के बाद इस लैंड रूट से व्यापार किया करते हैं। ठीक है, बिना किसी के, बिना मतलब दबाव के, वो लैंड रूट से व्यापार किया करते हैं। और वो साथ ही साथ क्या करते हैं, इस अरब को, याद रखिएगा ये जो अरब है ना, अरब्स को क्या करते हैं, ये अरबिया वाले इलाके में, ये अरबिया वाले इलाके में यहां तक कन्फाइंड कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आफ्टर फ्यू इयर्स अरबियन जो है वो राइज कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि तुर्की में चले जाते हैं। ठीक है, वो कहां चले जाते हैं, तुर्की में, और वहां पे अपने आप को स्टेबल करके एक खलीफा बनाते हैं, खलीफेट उसे बोलते हैं। ठीक है, खलीफा बनाते हैं। खलीफा कौन होता है, तो ऑटोमन सुल्तान, वहां का जो भी ऑटोमन का सुल्तान रहेगा वो खलीफा रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करो कि जो इंसान अपने आप को खलीफा बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि ही वॉज ट्राइंग टू प्रोपोगेट द इस्लाम। अब इसके लिए हुआ क्या कि वो प्रोपोगेट करना चाहता था इस्लाम। ऑलरेडी एक युद्ध हो चुकी थी, कहां युद्ध हो चुकी थी, क्रूसेड हो चुका था। ठीक है, जेरूसलम को लेके यूरोपियंस ये नहीं चाहते थे, यूरोपियंस ये नहीं चाहते कि वापस फिर से एक क्रूसेड हो जाए, मतलब वापस फिर से एक युद्ध हो जाए जो कि यूरोपियंस और अरब के बीच में, मतलब तुर्की के बीच में फिर से एक युद्ध हो जाए। तो इस युद्ध को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता अपनाया। जिस अल्टरनेट रास्ता को क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ये सी रूट, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए चले जाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने दोबारा पावर कैप्चर कर लिया था, एक कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो तुर्की वाला इलाका है ना, यहां पे कौन आ चुके हैं, खलीफेट आ चुके हैं। अब ये कह क्या रहे हैं कि अगर तुम्हें व्यापार करना है, तुम्हें अगर व्यापार करना है, तुम्हें कुछ सामान खरीदना है, तो तुम मुझसे खरीद के ले जाओ। सिर्फ इंडिया से व्यापार मैं करूंगा, मैं इंडिया से व्यापार करूंगा, और मैं जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होगी मैं लेके आऊंगा, और जितने भी टैक्सेस मैं तुमसे मांगो वो सब टैक्स देके तुम मेरे से खरीद के ले जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कॉटन चाहिए, तुम कॉटन ले जाओ, तुम्हें मिर्च चाहिए, मिर्च ले जाओ, कोई भी मसाला चाहिए, तुम कोई भी मसाला ले जाओ, लेकिन ट्रेड में मोनोपोली मेरा होगा। ऐसा कौन कहता है, तुर्की कहता है। ठीक है, तो इन दो वजहों से क्या होता है कि यूरोपियंस ये चाहते थे कि दे वेयर फाइंडिंग एन अल्टरनेट रूट, जिससे कि वो भारत के साथ व्यापार कर सके, और उनको एक अल्टरनेट रूट मिल जाता है, ये वाया सी। ठीक है, ये वाया सी, इट इज समवट लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आखिरकार क्यों होता है। इसलिए 1498 में वास्को द गामा आता है, जो कि इसके बाद और भी यूरोपियंस को प्रोत्साहित करेगा कि तुम भी जा सकते हो, कहां, इंडिया। ये 60 टाइम्स ज्यादा, समझ में आ रहा है, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमा के जाता है इंडिया से, कौन, वास्को द गामा। अब देखो, अब एक बात समझने की कोशिश करो कि तुर्की ने क्या किया है, तुर्की ने क्या किया है कि ब्लॉक कर दिया सी रूट। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो कि तुर्की ने सी रूट को ब्लॉक कर दिया है। आखिरकार क्या है इंडिया में जो कि इतने ब्लॉक करने के बाद भी इतना स्ट्रगल हो रहा है कि इंडिया में मुझे जाना है व्यापार करने के लिए, आखिर क्या था। देयर वर लॉट ऑफ कंट्रीज जहां वो जा सकते थे, लेकिन इंडिया क्यों। अब समझने की कोशिश करो कि इंडिया क्यों है। ठीक है, इंडिया क्यों है। देखो होता क्या है कि एंशिएंट एरा जब अगर आप देखोगे, ये है हमारा भारत, तो एंशिएंट एरा में समवेयर ओवर हियर, संगम एज में क्या होता है कि तमिलनाडु वाले रीजन में उस समय भी वहां पे लोग व्यापार किया करते थे बाहर से आके, लैंड रूट से। मेडिवल पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
क्या व्यापार किया करते थे? मेनली इंपॉर्टेंट उनका व्यापार था स्पाइसेस, मतलब मसाले। अब मसाले कितने इंपॉर्टेंट थे और किस लिए इंपॉर्टेंट थे? अगर आप यूरोपियन कल्चर देखो, यूरोप को देखो, तो यहां पर क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड है। अब इतना कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए दे नीड सम कमोडिटीज जो कि उन्हें गर्म रख सके, वार्म रख सके, ठीक है। अब उसके लिए क्या था कि पेपर हुआ करता था, या फिर इसके अलावा और भी मसाले हुआ करते थे जो कि उन्हें क्लाइमेट के अनुसार इंटीग्रल पार्ट बना के रखा करता था, ठीक है। अब होता क्या है कि उसको, उससे क्या होता है, स्पाइसेस से क्या होता था कि उनकी बॉडी वार्म रहा करती थी। इसके अलावा स्पाइसेस का दूसरा जो यूज था वो ये था कि जो मीट हुआ करते थे ना, मीट को भी वो प्रिजर्व करके रखा करते थे। क्यों? क्योंकि अगर ठंडा है तो उनको उसको गर्म भी करना होगा विद द पासेज ऑफ टाइम, नहीं तो खराब भी हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा वो। तो उसको गर्म करने के लिए भी क्या क्या करते थे, तो वहां पे स्पाइसेस का यूज किया करते थे। अब यूरोपियंस ने क्या कर दिया था, मतलब ये जो थे टर्की ने क्या कर दिया था कि चूंकि ये रोड ब्लॉक कर दिया था, ये जो रूट है ब्लॉक कर दिया था, इसलिए मजबूरी में इन्हें पोर्चुगीज को या फिर यूरोपियंस को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, जिसे हम कहते हैं सी रूट, ठीक है। अब सी रूट, क्वेश्चन आता है कि सी रूट डिस्कवर कैसे हुआ था। अब एक बात समझो कि 12th सेंचुरी का हो चुका था होली वॉर, क्रूसेड हो चुका था, किसके किसके बीच में? अरब्स और चर्च के बीच में, ठीक है, जिसमें यूरोपियंस की जीत हो जाती है। अब आपको मैंने पॉलिटी में पढ़ाया था, आपने अगर लेक्चर अटेंड किया होगा तो पॉलिटी में पढ़ाया था कि इन अर्ली मेडिवल एरा या फिर इन एंशिएंट एरा चर्च और स्टेट मिलके शासन किया करते थे। दे वेयर यूज्ड टू रूल ओवर द पीपल, ठीक है, दे वेयर यूज्ड टू रूल ओवर द कंट्री। अब चर्च मतलब जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद है, मंदिर है, आज के जो चर्च है, वैसे ही तो चर्च और स्टेट मिलकर शासन किया करते थे। इसमें चर्च की जीत हो जाती है, ठीक है, चर्च की जीत हो जाती है। अब चर्च क्या करता है? दे यूज टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब समझो कि चर्च कहेगा तो तुम्हें बोलना है, चर्च कहेगा तो तुम्हें चलना है, चर्च कहेगा तो तुम्हें वो कपड़े पहनने हैं, चर्च कहेगा तो वो तुम्हें सोचना है। इवन की साइंटिफिक डिस्कवरी भी बैन थी। चर्च ने कहा कि साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगी तो नहीं होगा। आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा कि गैलीलियो ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अर्थ इज रोटेटिंग एंड सन इज स्टेबल, तो उसे फांसी की सजा दे रही थी कौन? चर्च। सिर्फ ये कहने के लिए, लेकिन वह बच गया, सिर्फ ये कहने के लिए कि चर्च ने कहा था, चर्च ने क्या कहा था कि अर्थ इज स्टेबल एंड सन इज रोटेटिंग। गैलीलियो ने क्या कहा था कि सन इज स्टेबल एंड अर्थ इज रोटेटिंग। इसके लिए चर्च उसे फांसी की सजा दे रही थी। इवन चर्च के पास अपनी खुद की आर्मी हुआ करती थी। चर्च का यह कहना था कि वर्ल्ड जो है ये फ्लैट है, अगर इसके आगे जाओगे तो गिर जाओगे। समझ में आ रहा है? चर्च ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देकर रहा करते, और देयर वेयर नो एनी अथॉरिटी जो कि उसके खिलाफ जा सके, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन 15th सेंचुरी के आसपास की बात है, यूरोप में क्या होता है कि रेनेसेंस पीरियड आते हैं, मतलब पुनर्जागरण काल आता है, और उसके बाद क्या होता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी होने स्टार्ट होते हैं, लोगों में इनलाइटनमेंट आता है। इसके बाद क्या होता है कि वो 3G अपनाते हैं, ठीक है, यूरोपियंस, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, ठीक है। पूरे क्रिश्चियनिटी को फैला दो, मतलब गॉड को विस्तार कर दो। दूसरा ग्लोरी, जितना ज्यादा एम्पायर को फैला सकते हो उतना फैलाओ। और गोल्ड, अर्न एज मच एज वेल्थ यू कैन। तो ये 3G का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं रेनेसेंस के बाद। तो अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि रेनेसेंस क्या होता है, उसके क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।